मुझे लगा आप 3 वर्ड बुला के मुझे आई लव यू ना बुलवा दो। तो ये नेक्स्ट सेगमेंट में है एक्चुअली। अच्छा ओके। मुझे नहीं पता आगे का फ्लो। नहीं बट बहुत अच्छा है। लड़का लड़की मिलते तो क्या होता है? ओह भाई साहब, भाई आप तो बहुत बढ़िया डिस्क्राइब करते हैं यार सुमित भैया। हमने भी डम सराद बहुत खेला है सर। 2025 का सीए सुमित पोखरना 2019 के सीए सुमित पोखरना को क्या सजेशन देगा? कि हमारे बिजनेस की सीक्रेसी बाहर नहीं जानी चाहिए। यस। हमारे अगर कोई कंप्लायंस में कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो डिपार्टमेंट हमारे घर पे आ जाएगी। आप मुझे काम कब दोगे? जब मुझे आप पे भरोसा होगा। तो पहले आप ट्रस्ट जीतिए। ट्रस्ट बहुत बड़ा फैक्टर होता है। सीए वाली जो सारी चीज़ें हैं, यानी अकाउंटिंग की जो सारी चीज़ें, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो जीएसटी हो, वो एक बहुत सीरियस सब्जेक्ट होता है। मैं अपने ऑडियंस को फंसाना नहीं चाहता हूँ, बट क्यों फिनेकल ही नाम चुना, ये मैं जानना चाहता हूँ। ओके। FIN फॉर ACC इज फॉर LE इज फॉर। तो आज एक शुरुआती दौर पे जो सीए खड़ा है, वो कैसे एक विजन बना सकता है, वो कैसे एक अपना जर्नी आगे ले जा सकता है। लोग कहते हैं कि मार्केटिंग को समझना मुश्किल है, लेकिन मैं कहता हूं सिर्फ सही सवाल पूछने आने चाहिए। द पलक माधवानी शो को बनाया ही इसलिए है कि ताकि सूरत के बिजनेस ओनर्स और सेल्स एंड मार्केटिंग फ्रेटर्निटी इसको गेस वर्क की तरह नहीं बल्कि साइंस की तरह समझे। यहां हम बड़ी बड़ी थियरीज नहीं घुमाते हैं, तुरंत एक्शनेबल हो सके ऐसी बातें करते हैं जो कल से आपके बिजनेस में फर्क ला सकती है। समटाइम्स वन कैंपेन ट्वीक, वन माइंडसेट शिफ्ट and the whole funnel flips. If you're building a business in Surat, you need more than motivation. You need clarity. Watch the Palak Madhwani show where you will get real questions and raw clarity. देखो, apply करो और 90 दिन में ROI. Uplifting the marketing scene in Surat. सूरत के बिजनेस ओनर्स का एक फिक्स पैटर्न है। पहले ऐड चालू करेंगे, फिर रोएंगे लीड नहीं आई, फिर जब लीड आएगी तो रोएंगे कि क्लाइंट नहीं कन्वर्ट हुआ, फिर जब क्लाइंट कन्वर्ट होने पे होगा तो रोएंगे कि क्लाइंट डिस्काउंट मांग रहा है। अब आप सोच रहे होंगे इसको सॉल्व करें तो कैसे करें? सिंपल है भाई, कैक और CLTV को समझने की कोशिश करिए। क्या होता है भाई ये कैक और CLTV? कैक मतलब कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट और CLTV मतलब कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। अब ये जो जार्गन्स मैंने आपको बताया ना, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में समझा देता हूं। कैक का मतलब होता है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इनकर्ड टू एक्वायर अ सिंगल कस्टमर इज इक्वल टू कैक। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? तो आपका एड स्पेंड, मार्केटिंग टीम का खर्चा, CRM टूल वगैरह का खर्चा, ये सारा सब मिला के जो आपका कॉस्ट लगता है एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, उससे आपका कैक बनता है। वाई डज इट मैटर? आपको कैक नहीं पता होगा तो आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं ये आप नहीं जान पाएंगे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक है। कैक की फॉर्मूला मैं आपको दे देता हूँ। टोटल मार्केटिंग कॉस्ट जो है आपकी, जो मैंने ऊपर के पैरामीटर्स बताए वो आप जोड़ लीजिए। से फॉर एग्जांपल वो 1 लाख रुपए है, उसके अगेंस्ट में अगर आपको 20 कस्टमर्स आपके बनते हैं तो वो बन जाएगा टोटल मार्केटिंग कॉस्ट 1 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कस्टमर्स 20 इज इक्वल टू 5,000 रुपीज आपका कैक है। अब अगले मैट्रिक को समझते हैं जो है CLTV, यानी कि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू के लिए क्या क्या चीजें मैटर करती है? कस्टमर कितनी फ्रीक्वेंसी पे आपसे बाय करता है, कस्टमर का रेपुटेशन और रिटेंशन कितना है, कितने समय तक वो आपके साथ जुड़े रहते हैं, और उनकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या रहती है हर ट्रांजैक्शन में। ये सारे पैरामीटर्स को आप जोड़ेंगे तब आपको मिल जाएगा कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। इसकी फॉर्मूला अगर मैं आपको दे दूं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू की, तो कस्टमर की एवरेज ऑर्डर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय कस्टमर की परचेजिंग फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय उनका लाइफ स्पैन, ये आपको बता देगा उनका कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या है। तो चलिए समझते हैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू और कैक, ये दोनों मैट्रिक को समझ के आपका मार्केटिंग प्रॉफिटेबल है या नहीं, ये बेंचमार्किंग कैसे की जा सकती है। अगर आपका कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू आपके कैक से एटलीस्ट 3x है तो आप एक प्रॉफिटेबल स्केलेबल मार्केटिंग एवेन्यू में आगे बढ़ सकते हैं। ये थंब रूल जो है कुछ बिजनेसेस के लिए अलग हो सकता है, लेकिन इन जनरल अगर आप यहाँ पे अचीवमेंट कर पा रहे हैं तो आप इसको स्केल कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट, कैक कितने पैसे दे के कस्टमर मिला, कीप इट एज लो एज पॉसिबल, एंड CLTV कितना धंधा एक कस्टमर से मिला, कीप इट एज हाई एज पॉसिबल। सबसे बड़ा मिथ, लीड्स आ रही है मतलब मार्केटिंग सही चल रहा है, तो ऐसा नहीं है।
जब तक आपका कैक और CLTV का रेशियो आपने ऑब्जर्व करके मॉनिटर नहीं किया है, तब तक मार्केटिंग में पैसा जाता रहेगा, आपके रिसोर्सेज ड्रेन होते रहेंगे, बट रियल वैल्यू क्रंचिंग नहीं होगा। सिर्फ नंबर्स मत गिनो भाई, उनका मतलब भी समझो, तभी ऐसे रिजल्ट्स आएंगे जो करेंगे मन की इच्छा पूरी। Lights, camera, action. वेलकम टू द रिवॉल्यूशन, वेलकम टू द पलक माधवानी शो। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे जो गेस्ट है वो है एक फॉरवर्ड थिंकिंग प्रोफेशनल सीए सुमित पोखरना जी। वर्चुअल CFO, बुक कीपिंग, क्लाउड बेस्ड कंप्लायंस, फ्लेक्सी अकाउंटिंग, इनके तरीके मॉडर्न है लेकिन इंटेंशन क्लासिक, क्लियर, कंसिस्टेंट, क्लाइंट फर्स्ट सर्विस। फिनेकल एक ऐसी संस्था जिसकी फिलॉसफी बहुत क्लियर है, ऑटोमेट व्हाट कैन बी ऑटोमेटेड एंड एडवाइस वेयर इट ट्रूली मैटर्स। But today, he's not just representing his business, he's representing the entire fraternity of chartered accountants जो जानना चाहते हैं रियल रॉ क्लैरिटी के साथ अपनी मार्केटिंग के बारे में, पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में, सेल्स के बारे में। तो चलिए मिलते हैं, स्वागत है उनका द पलक माधवानी शो पर। सुमित जी, वेलकम टू द पलक माधवानी शो। थैंक यू पलक भाई। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे कि हम CAs को रिस्ट्रिक्शन है हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से कि हम एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, ब्रांडिंग पब्लिसिटी नहीं कर सकते, जैसे पब्लिक ओनर्स जो होते हैं होर्डिंग वगैरह लगाते हैं, वो हम चीज़ें नहीं कर सकते। तो उन सारे रिस्ट्रिक्शन के अंदर रह के हम कैसे कंटेंट बनाएं जो वायरल भी हो सके और पब्लिक को अवेयरनेस भी ला सके उस चीज़ों में। राइट। सो सुमित जी, मैं आपको एक बहुत अच्छे से इसकी एक अप्रोच बताऊंगा जो मैंने स्पेसिफिकली आपके लिए और CAs के लिए स्टडी करके बनाई है। पहले तो हम सेगमेंटेशन करते हैं, हम फिनेकल के लिए सेगमेंटेशन करते हैं। मार्केटिंग का सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। तो उसके पहला स्टेप जो होता है सेगमेंटेशन। तो हम सेगमेंटेशन ऐसे करते हैं, सबसे पहला सेगमेंट जो आपकी सर्विसेज लेने के लिए जो डिसीजन मेकर होता है वो है बिजनेस ओनर्स। दूसरा जो डिसीजन मेकर सेगमेंट होता है वो है अकाउंटेंट्स। और तीसरा ऐसा एक सेगमेंट है जो खुद CAs हैं बट नाउ दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग एज अ CA, बट वो अपना एक अलग बिजनेस चला रहे हैं। तो ये तीनों सेगमेंट को ब्रॉडली अपन कैटर करने की कोशिश करते हैं और उनको कैसे आप अपने CAs के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर रहकर अट्रैक्ट कर सकते हैं और फिनेकल में उनको एज अ बिजनेस कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले बिजनेस ओनर्स को। आज एक बिजनेस ओनर जो होता है ना, उसके लिए CA वाली जो सारी चीज़ें हैं, यानी अकाउंटिंग की जो सारी चीज़ें हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो GST हो, वो एक बहुत सीरियस सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर अक्सर ऐसा होता है कि वो डरा हुआ रहता है, तो वो चाहता है कि उनको एक ऐसा हाथ मिले, एक ऐसा सपोर्ट मिले कि ये चीज़ों में वो कहीं पे भी कोई एरर ना करे। दैट इज़ वाई द टर्म इट इज़ कॉल्ड कंप्लायंस। तो इन लोगों को आप मिनिमम से मिनिमम ड्यूरेशन में अगर एडुकेट कर सके कि कंप्लायंस को कैसे फॉलो किया जाए, तो ये आपके लिए सबसे बेहतर तरीका होगा। इसलिए यूजिंग इंस्टाग्राम रील्स या शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, जहाँ पे आप 30 सेकंड से 60 सेकंड में एक बिजनेस ओनर को कंप्लायंस के बारे में एडुकेट कर दें, वो आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका होगा उनको आपके फनल में अट्रैक्ट करने के लिए, कीपिंग योर गाइडलाइंस एंड रूल्स ऑफ CA एज एन इंस्टीट्यूशन अंडर फॉलोइंग। दूसरा सेगमेंट जो है अकाउंटेंट्स। बहुत सारी फर्म्स ऐसी होती हैं जहाँ पे बिजनेस ओनर्स के साथ बहुत सीनियर अकाउंटेंट्स काम कर रहे होते, काफ़ी सालों से अकाउंटेंट्स काम कर रहे होते, और जब एक प्रोफेशनल वर्चुअल CFO या इस तरह की सर्विसेज की डिसीजन मेकिंग की बात आती है, तब वो व्यक्ति अपने बिजनेस ओनर्स जो हैं वो अकाउंटेंट्स के डिसीजन मेकिंग पर भरोसा करते हैं। तो यहाँ पे अकाउंटेंट्स का भरोसा जीतने के लिए आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। उनका कॉन्फिडेंस जीतने के लिए आप अपनी डेप्थ में भी जाके एजुकेशन दे सकते हैं, चाहे वो वेबिनार का तरीका हो, चाहे वो लॉन्ग फॉर्म यूट्यूब कंटेंट हो, चाहे आपके वेबसाइट पे डिटेल्ड ब्लॉग्स हो, ये सब तरीके से। यहाँ पे फ़ायदा ये होगा कि अकाउंटेंट जो होता है वो भी आपके डोमेन की नॉलेज रखता है, तो आपसे ज़्यादा इंप्रेस तब होगा जब आपकी प्रोसेस, आपकी तरीके, आप कितना इन डेप्थ अपने सब्जेक्ट को जानते हैं, ये उसे पता चले। तो ये अगर आप अचीव कर पाते हैं तो यहाँ पे भी आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। बट एज आई सेड, आपके जो रेस्ट्रिक्शंस है, आप एडवर्टाइज या पेड एड्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो आपको एजुकेशन का ही तरीका यूज़ करना पड़ेगा, एंड दैट्स हाउ यू कैन मेक श्योर दैट दीज पीपल आर गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। तीसरा जो डोमेन है, जो CAs खुद अब बिजनेस ओनर्स हैं, उनके लिए मैं कहूँगा
उनको तो और शॉर्ट वे में आप कन्विंस कर लीजिए, तो वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, विच इज़ अगेन शॉर्ट फॉर्म रील कंटेंट। शायद अगर आप एक कन्वेंशनल बिजनेस ओनर को 60 सेकंड में समझा रहे हैं, तो जो सीए बिजनेस ओनर बन चुका है उसको आप 30 सेकंड में भी वो चीज़ें समझा सकते हैं। तो इस हिसाब से आप अपने कंटेंट की स्ट्रैटेजी को डिस्ट्रीब्यूट करके कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। और इन सभी को कौन सी मीडिया पे ज़्यादा प्लेस करना चाहिए, ये मैं आपको बताना चाहूँगा, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग टेक अवे फॉर यू एज वेल। आप जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल माई बिजनेस, ये सब प्लेटफॉर्म्स का यूज़ ऑलरेडी कर रहे हैं, बट जो अंडर एस्टिमेटेड प्लेटफॉर्म है और जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल प्लेटफॉर्म है वो है व्हाट्सएप स्टेटस। आप इतने ज़्यादा लोगों से मिलते हैं और इतने ज़्यादा लोग आपके साथ कनेक्टेड हैं, आप अपना व्हाट्सएप स्टेटस है ना, उसको इम्पैक्टफुली यूज़ करिए। एक वीक में 15,000 व्यूज़ मुझे मेरे व्हाट्सएप स्टेटस में मिलते हैं, एंड इट इज़ नॉट बिकॉज मैं उस पर कोई ऐड रन करता हूँ, क्योंकि अभी व्हाट्सएप स्टेटस पे कोई ऐड आई नहीं है। तो व्हाट्सएप स्टेटस अपने आप में सीएस के साथ कॉम्प्लायंट है, क्योंकि वहाँ पे ऐड रन नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो व्हाट्सएप स्टेटस का आप यूज़ करके यू कैन रेगुलरली बी विजिबल टू दी ऑडियंस विच इज़ देयर ऑलरेडी इन योर फोन, जो प्रोबेबल कस्टमर्स बन सकते हैं आपके, और एट द सेम टाइम आप उनको स्पैम नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत बेहतर तरीका है आपको अपने इस तरीके से इस कंटेंट स्ट्रैटेजी को डिफाइन करके उसकी पब्लिशिंग और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी को डिफाइन करने के लिए। नहीं तो आपके हिसाब से हमें ईमेल मार्केटिंग या वेबिनार या फिर हमारी जो पर्सनल वेबसाइट होती है, दैट इज़ इंस्टीट्यूट की गाइडेंस है कि वेबसाइट भी लिमिटेशन और लिमिटेड कंटेंट के साथ होनी चाहिए, उसमें भी आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, Right. तो उसके थ्रू भी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? राइट। सो सर, एज आई सेड, हमारे जो 3 सेगमेंट्स हैं, बिजनेस ओनर का जो ऐसा सेगमेंट है उसमें ईमेल मार्केटिंग जो है वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं रहेगा, उसकी जगह पे व्हाट्सएप वुड बी अ बेटर वे टू डू इट। तो जो आप ईमेल पे अगर एक कॉम्प्लायंस के बारे में एडुकेट कर रहे हैं, वही चीज़ आप अगर व्हाट्सएप पे करें, मैं ये नहीं कहूँगा कि ईमेल मत करिए, ईमेल भी करिए, बट व्हाट्सएप को ज़्यादा यूज़ करिए तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। और वेबिनार वाला जो टूल है वो मैं कहूँगा कि जो सेगमेंट अकाउंटेंट्स वाली है वहाँ पे वो इम्पैक्ट करेगा, जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंटेंट्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे। थैंक यू पलक भाई। बट आपको नहीं लगता नाउ डेज लिंक्डइन अ प्रोफेशनल नेटवर्क इज ग्रोइंग, तो उस पर कंसिस्टेंसी बनाना या वहाँ से कन्वर्जन लाना वुड बी ए ग्रेट और वुड बी ए हर्डल फॉर अस? राइट सर, लिंक्डइन एक ऐसी जगह है जो प्रोफेशनल्स के लिए काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रही है। और लिंक्डइन आज से 2 साल पहले सिर्फ एक जॉब पोर्टल की तरह देखा जाता था, लेकिन अब वो काफ़ी ग्रो कर रहा है। बिजनेस ओनर्स भी वहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं, प्रोफेशनल्स भी वहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं, उसको एक प्रोफेशनल सोशल मीडिया माना जा रहा है। और इसके अलावा सबसे बड़ा लिंक्डइन का जो पावर है वो है सर्च इंजिन्स पे और जनरेटिव इंजिन्स पे, यानी कि चैट जीपीटी जैसे एआई सर्चिंग प्लेटफॉर्म्स पे भी लिंक्डइन सबसे इम्पैक्टफुल होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप स्ट्रैटेजिक वे में जो एजुकेशन करना है वो लिंक्डइन पे भी कर सकते हैं, जिसमें वीडियो बेस्ड कंटेंट के साथ साथ वेरी पावरफुल टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट का आप यूज़ करिए, जो सीधा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपको काम लगेगा। तो कोई भी व्यक्ति जब गूगल पे सर्च करेगा इस विषय में, तो लिंक्डइन पे डाली गई चीज़ें आपके नाम के साथ आपको ऑप्टिमाइज करके सर्च में आगे से आगे लाने में आपको हेल्प करेगी। एट द सेम टाइम कोई अगर चैट जीपीटी पे सर्च करेगा या एआई प्लेटफॉर्म्स पे सर्च करेगा, वहाँ पे भी आपको वो आगे लाने में इम्पैक्ट करेगी। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज लिंक्डइन फॉर कन्वर्टिंग connections to conversions. Very useful पलक भाई, थैंक यू सो मच। सुमित जी, आपकी संस्था का नाम फिनेकल है। अपलिफ्टिंग द मार्केटिंग सीन इन सूरत के फंडामेंटल्स ये हैं कि मार्केटिंग के दायरे में आने वाली चीज़ें, जिसमें एक बिजनेस का नाम रखना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। इनफैक्ट दिस इज द श्री गणेश ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। तो ये आपने कैसे किया, क्यों फिनेकल ही नाम चुना आपने, ये मैं जानना चाहता हूँ सर। पलक भाई, आपके सवाल का जवाब मैं बहुत अच्छी तरीके से देना चाहूँगा, क्योंकि आपको पता हो है जैसे ब्रांड्स जो आज क्रिएट हो रहे, नाम बहुत महत्व रखता है। आपके जैसे संस्था का नाम मंकी एड्स है, तो उसके पीछे भी कोई स्टोरी होगी। अब जैसे हमारी संस्था का नाम है फिनेकल, इसके नाम में ही मीनिंग छुपी हुई है। ओके, लाइक फिनेकल स्पेल करेंगे हम तो FINACCLE। ओके, FIN फॉर फाइनेंस, ओके, ACC इज फॉर अकाउंटिंग, Okay. और LE इज फॉर लीगल। ओके, तो इनिशियली जब हमारा ये सोचना था कि हमें एक मार्केट लीडर कंसल्टेंसी फर्म बनना है, ओके, तो जो 3 पिलर जो हमें लगता है ये ज़रूरी है कोई बिजनेस में, फिनांस हो गया, अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव हो गया, और एक लीगल लाइक लिटिगेशन वगैरह, परफेक्ट, तो उसमें हमें मार्केट लीडर बनना है, इसलिए हमने ये नाम चुना। वाओ, क्या बात है। सो फिनेकल अपने आप में एक एब्रिविएशन भी है
और इट मेक्स वेरी मीनिंगफुल इम्पैक्ट एज वेल. आई थिंक फिनेकल मीन्स टॉप ऑफ द लीडरशिप या मार्केट लीडर बनना, वो आपका गोल भी है. तो इट्स अ वेरी नाइसली कॉइंड नेम एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस. तो अगर कोई भी व्यक्ति अपना नाम सोचना चाह रहा है या रखना चाह रहा है, तो ऑब्वियसली सीए लोग तो ऑलरेडी बहुत इंटेलेक्चुअली स्मार्ट होते हैं, तो अपने इस तरह से नाम रख सकते हैं. एंड आई एम वेरी इंट्रीग्ड बाय दिस स्टोरी ऑफ एंड जेन्युइनली जब आपने मुझे ये बताया तो मैं खुद मुझे पहले नहीं पता था फिनेकल आपने नाम ऐसे रखा है. तो आज ये ऑडियंस जानेगी और कहीं ना कहीं उनको भी एक उनके इंटेलेक्ट में बहुत एक अच्छा फील होगा कि हाँ यार ये अच्छा तरीका है नाम रखने का. ठीक है सुमित जी, बिजनेस का नाम रखना एक पहला कदम होता है, लेकिन आज मैं जहाँ तक जानता हूँ फिनेकल इज़ ऑल्सो आवर अकाउंटेंसी. आप हमारी जो कंपनी की मंकी एड्स की वो आपके यहाँ ही होती है. तो मुझे ये मैंने देखा है कि आपकी करीब 75+ जन की टीम है जी. तो आपने पिछले कई सालों में ग्रोथ किया है. आई थिंक जो आपने मुझसे शेयर किया था, करीब 6+ ईयर्स से इस फील्ड में प्रोफेशनली ऑपरेशनल है. जी. तो आज एक शुरुआती दौर पे जो सीए खड़ा है, वो कैसे एक विजन बना सकता है, वो कैसे एक अपना जर्नी आगे ले जा सकता है और इस तरह की संस्था का स्थापना कर सकता है और आगे अपनी बिजनेस को ग्रो कर सकता है. या इसको मैं एक बहुत अच्छे तरीके से बताऊं, 2025 का सीए सुमित पोखरना 2019 के सीए सुमित पोखरना को क्या सजेशन देगा? पलक भाई, आज की जनरेशन जो है, अगर किसी को प्रैक्टिस फील्ड में आना है या उसको ऐसा है कि मुझे एक मार्केट लीडर भी बनना है, तो इनिशियली घर से ही शुरुआत होती है. आप श्री गणेश घर से करिए, नियर एंड डियर लोग जो है, क्योंकि सीए प्रैक्टिस और सीए सर्विस ट्रस्ट बहुत बड़ा फैक्टर होता है. क्योंकि सबको ऐसा है कि हमारे बिजनेस की सीक्रेसी बाहर नहीं जानी चाहिए. यस. दूसरे, हमारे अगर कोई कंप्लायंस में कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो डिपार्टमेंट हमारे घर पे आ जाएगी, शॉप पे आ जाएगी, क्योंकि नाउ डेज कंप्लायंस आर गेटिंग मोर स्ट्रिक्ट. राइट. तो पहले आप ट्रस्ट जीतिए, नियर एंड डियर अपने घर के लोगों को, फ्रेंड्स और फैमिली रिलेटिव्स में कन्विंस करिए कि शुरुआत वहाँ से हो. आप उनका ट्रस्ट फैक्टर जीत के फिर जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, कम्युनिटीज़ होती है, जिसमें आप अवेयरनेस या फॉर सर्विंग पीपल आप आगे रहिए, जहाँ पे लोग आपको जाने, आपकी विजिबिलिटी हो, कि कोई आपको पूछे यार ये कौन है, तो ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और इस फील्ड में काम कर रहा है. वहाँ से आपको एक ब्रेक थ्रू मिलेगा, जिससे देर और दुरुस्त आएंगे, लेकिन आपको काम मिलेगा. और जब काम मिलेगा और अगर आपने आपकी सर्विस और क्वालिटी अच्छी रखी, तो वो आपके लिए मतलब कोई वो नहीं है, बैरियर्स नहीं है कि यहाँ तक रुक जाएगा. क्या बात है. आप जब तक उसको कंटिन्यू रखोगे, बहुत वो अच्छा कंटिन्यू रहेगा, तब तक आपको काम मिलेगा. जिस दिन आपने ये सोच लिया कि नहीं ये क्लाइंट तो ऐसा है, मुझे नहीं करना, या टीम कर लेगी, आपने अगर आपका पर्सनल टच या वो छोड़ दिया, तो फिर वो क्लाइंट भी चला जाए. तो मोर यू इन्वॉल्व इन योर सर्विस और बिजनेस, द मोर यू गेट क्लाइंट्स. फैंटास्टिक, फैंटास्टिक. सो ये बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि एज अ सीए, बिकॉज आप एक संस्था, इंस्टीट्यूशन ऑफ सीए जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उसकी रूल्स के साथ कंप्लायंस रख के आपकी मार्केटिंग या अपनी बिजनेस डेवलपमेंट करते हैं, तो तब ये एक बहुत अच्छा ऑर्गेनिक तरीका है वर्ड ऑफ माउथ से ग्रो करना और उसमें अपने क्लोजेस्ट कॉन्टैक्ट स्फीयर से शुरू करना. तो ये इसको और मैं मॉडर्न वेज ऑफ मार्केटिंग के साथ अगर एनहेंस कर दूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एज अ सीए, आज का एक यंग सीए अपने ही प्रोफेशनल फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है, तो अपने नियर एंड डियर वंस को वो अप्रोच तो कर ही रहा है, साथ ही साथ में वो सोशल मीडिया का यूज़ करे एजुकेशन के लिए. तो जब वो वही नियर एंड डियर वंस जब उसको सोशल मीडिया पे इस बारे में बोलते हुए देखेंगे और वैलिडेशन पाता देखेंगे, तो ऑटोमेटिकली उनका भी ट्रस्ट बढ़ जाएगा कि नहीं सिर्फ ये मेरा नियर एंड डियर वन है इसलिए नहीं दे रहा हूँ मैं, पर ये एक्चुअल में नॉलेजेबल है इसलिए भी दे रहा हूँ मैं. सुमित जी, ये जो नेक्स्ट सेगमेंट है इसको हम बोलते हैं मार्केटिंग का हेड्स अप. मैंने कुछ क्यू कार्ड्स आपके पास रखे हैं. इन क्यू कार्ड्स को आप उठाएंगे और मुझे दिखाएंगे और हमें उस वर्ड को बोले बिना उसको डिस्क्राइब करना है और राइट गेस करना है. सो ये गेम है, बहुत सिंपल है. तो शुरू करते हैं. मैं शुरू करता हूँ, आप उसको डिस्क्राइब करिए और मैं उसका आंसर दूंगा एंड देन विल डू द रिवर्स. ओके. सो ये आपके सामने है स्क्रीन पे. बताइए, इस वर्ड को आप डिस्क्राइब करिए, इस वर्ड को बोले बिना, और मेरे को जैसे उसे गैस करना है. ये वर्ड बिना बोले मैं दूसरा वर्ड बोल सकता हूँ. हाँ, कुछ भी बोल सकते हो. हाँ, डम शराट्स नहीं है. वर्ड बोल सकते हो आप जो भी बोलना चाहते हैं. आप मुझे काम कब दोगे? जब मुझे आप पे भरोसा होगा. ट्रस्ट. करेक्ट. ट्रस्ट इज द आंसर. क्या बात है.
नहीं मैंने नहीं देखे। हाँ नहीं मैंने नहीं देखे। टीम ऑडियंस, ये सुमित भैया ने इतना अच्छा डिस्क्राइब किया, एक ही लाइन में खत्म हो गई बात। हम क्या बनाए जिससे हम वायरल भी हो सके और स्पेसिफाइड लिमिट में हम लोगों तक पहुंच सके। कंटेंट भाई आप तो बहुत बढ़िया डिस्क्राइब करते हैं यार सुमित भैया। हमने भी डम सरात बहुत खिलाया सर। थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें। एक तो टफ डालती है मेरी टीम। नहीं, टफ से ज़्यादा वो ऐसा है कि अगर मैं कॉलेज के लोगों की तरफ चला जाऊँ। जाओ तो क्या हो गया सर? सीए भी कॉलेज जाता है, वो भी फन तो करता ही है, दिखाता नहीं है। सही बात है। लड़का लड़की मिलते तो क्या होता है? एंगेजमेंट। नहीं, वो तो बहुत लास्ट बाद में होता है। हाँ, पहले क्या होता है? आज की जनरेशन अगर लव एट फर्स्ट साइट, अटेंशन, नहीं, अट्रैक्शन। नहीं, ये मार्केटिंग और ये लड़का लड़की कैसे अच्छा। जोड़ा यार? थोड़ा और दीजिए कुछ गेस। आप अपने कपड़े हैंग करने के लिए क्या यूज करेंगे? किस पे हैंग करेंगे? ओ भाई साहब, हैंगर पे कपड़े हैंग में, रॉड पे करूंगा, हैंगर पे करूंगा, हुक। अच्छा, अब मुझे थोड़ा बताएंगे हुक का मार्केटिंग टर्म, क्योंकि आई एम न्यू इन दिस फील्ड। अच्छा, हुक और मार्केटिंग से क्या कनेक्शन है? क्या कनेक्शन है सर? बहुत सही सवाल पूछा। इस गेम के बीच में अपन ये इसको कवर कर लेते हैं। जो बिकॉज इतना सारा इन्फॉर्मेशन क्लटर है सोशल मीडिया पे, लॉट ऑफ पीपल आर पोस्टिंग कंटेंट, तो जो व्यूअर है उसका अटेंशन ग्रैब करने के लिए यू नीड समथिंग जिससे आप उसको हुक कर सको। तो अगर अपन इसको लिटरल मीनिंग समझते हैं तो अगर हम दोनों ही प्योर वेजिटेरियन हैं तो फिशिंग हम उसको नहीं एंडोर्स कर रहे हैं, बट उसको समझने के लिए अगर आप फिशिंग जब करते हैं तो फिश को फंसाने के लिए जो हुक का यूज़ किया जाता है ताकि उसमें वो फंस जाए, उसी तरह से ये फंसाने वाला जब मैं एनालॉजी देता हूँ मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता। मैं अपने ऑडियंस को फंसाना नहीं चाहता हूँ, बट कहीं ना कहीं हुक करने का अर्थ ही ये होता है कि हम उस व्यक्ति को, जो व्यूअर है, उसको पहले 3 सेकंड में उसको ग्रैब कर ले, उसके अटेंशन को ग्रैब कर ले ताकि वो आगे के सेकंड्स या आगे के वीडियो को देखे। तो उसको अपन हुक बोलते हैं। और मार्केटिंग के डोमेन में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्लटर हो रहा है कि बंदा जब इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा है या यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा है, तब वहाँ पे हम उसका अटेंशन ग्रैब करें और उसके माइंड में स्टे करे, उसके लिए ये जो हुक होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। लाइक हैमर? नहीं, हैमर नहीं। हुक इज द फर्स्ट 3 सेकेंड्स ऑफ द वीडियो जिससे वो रुक जाएगा। या अगर आप एक ग्राफिक बना रहे हो तो ग्राफिक की डिजाइनिंग में भी हुक का बहुत बड़ा साइंस है कि जिससे वो व्यक्ति रुक जाए और देखे यार क्या है ग्राफिक में। कराउजल्स में भी आप देखोगे तो पहली स्लाइड ऐसी होती है जिससे आप रुकने का मन करेगा आपको और स्वाइप करके पढ़ने का मन करेगा। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसा बोल सकते हैं कि सीएस के लिए 3 ऐसी टिप्स कि उनकी मार्केटिंग सीए के रूल्स के अंदर रहकर हो सके, वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो दिस इज कॉल्ड द हुक। अब आप एज अ सीए इस वीडियो को देखने के लिए इंटरेस्टेड हो जाओगे। हाँ भाई मैं, दैट्स हाउ इट इज। सो विल मूव टू दैट नेक्स्ट सेकंड जिसे आप मुझे दिखाएंगे और मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा और आपको गेस करना है। तो आपके पास क्यू कार्ड्स हैं, आप एक एक करके उसको मेरे को दिखाइए। आप मत देखिएगा, अरे ये तो बहुत बढ़िया वाला चीज़ है। ये 2 वर्ड्स का है। ओके। इसका ये जो एक मैं एनालॉजिकली भी एक बार बता देता हूँ। किसी भी बिजनेस के लिए ये ब्लड की तरह है जिसमें पैसा एक तरफ से आता है और दूसरी तरफ जाता है। तो पैसे का आना और जाना बिजनेस के अंदर से, उसको क्या बोलेंगे? ट्रांजैक्शंस। हाँ, ट्रांजैक्शंस होते हैं, परफेक्ट। बट ये एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है जो सीएस यूज करते हैं या बिजनेस ओनर्स यूज करते हैं जब जो आपका मनी है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, दूसरी से तीसरी जगह जाता है। कैश फ्लो। हाँ, यस, कैश फ्लो, परफेक्ट, थैंक यू। ये एब्रीविएशन है, 3 लेटर्स हैं। ओके। ये अभी जुलाई में होगा। ड्यू डेट? नहीं, ड्यू डेट तो है पर इसकी ड्यू डेट है। ये आपको टाइमली भरना चाहिए और इसके लिए हम सीएस के बिना कुछ नहीं कर सकते। सीएस की हेल्प लेते हैं। ITR? यस। मुझे लगा आप 3 वर्ड बुला के मुझे आई लव यू ना बुलवा लो। मुझे लगता है सीएस जो है ना, आई लव यू से ज्यादा आईटीआर ही बोलते हैं। आईटीआर बोलते हैं, इसलिए तो आपने जब जुलाई कहा तो मुझे दिमाग में ड्यू डेट आ गई। यस। सो ये जो है, ये जो अगला टर्म था उसका भाई है और ये जो है ये हर मंथ भरना पड़ता है। रिटर्न? हाँ, मतलब
रिटर्न वर्ड कॉमन हो जाएगा इसके लिए। Okay. ये Filing? अलग अलग परसेंटेजेस में आता है, हर प्रोडक्ट या सर्विसेज के साथ भरना पड़ता है। GST? हाँ आजकल हम सोते जागते सब ITR और GST के साथ ही। सो दैट वाज द सेगमेंट मार्केटिंग का हेड्स अप। अब हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पे मैं एक एक्सक्लूसिव सजेशन सीए सुमित पोखरना के लिए देने वाला हूँ, फिनिकल के देने वाला हूँ, जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आपने जो समय हमारे साथ इन्वेस्ट किया है उसका 90 डेज में ROI पा सकते हैं। ओके सुमित जी, आप एजुकेशन का कंटेंट बना सकते हैं, लेकिन आप एक बहुत ही बिजी व्यक्ति हैं। जैसे हम काफ़ी सारे आपका ये, मैं आपको कौन से एपिसोड में लेना चाह रहा था और कौन से एपिसोड में फाइनली मैं आपको बुला पाया हूँ मैं ही जानता हूँ। तो ऑब्वियसली बिकॉज आप एक प्रोफेशनल है तो आपका एक टाइम का रिस्ट्रिक्शन है, तो इसका रिस्ट्रिक्शन को भी हम रिस्पेक्ट करें और एट द सेम टाइम फास्ट जो नए कंप्लायंस रूल्स आ रहे हैं उस पर कॉन्टेंट भी बना सके, उसके लिए सीए सुमित पोखरना का एक AI अवतार बनाना चाहिए। ये हमारा एक एक्सक्लूसिव सजेशन है जिसमें आपके वीडियोस को यूज़ करके एक AI अवतार को ट्रेन किया जा सकता है, जो रेगुलर बेसिस पे जो भी कंप्लायंस GST हो, चाहे ITR हो, इनकम टैक्स हो या फाइनेंस और लीगल, जैसे आपके फिनेकल फिनेंस अकाउंटिंग एंड लीगल के दायरे में जो भी चीज़ें आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से, उसको एडुकेट करता हुआ वीडियो इमीडिएटली बना सके और वो आपके व्हाट्सएप स्टेटस या जो भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आपने फाइनल किए वहाँ पे जा सके। उसके लिए एक आप AI अवतार बनाइए और उसको यूज़ करिए और आप देखिए कि इसका बिजनेस में कन्वर्जन बहुत सॉलिड होगा, क्योंकि आप राइट टाइम पे राइट मैसेज राइट लोगों तक पहुँचाने में फास्ट हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू अदर्स जो ये चीज़ को करने में कहीं ना कहीं समय लेंगे समझने में। तो अगर आपको एक AI अवतार बनाने में कोई भी हेल्प चाहिए तो वी आर देयर टू हेल्प यू। इवन वी कैन प्रोफेशनली क्रिएट इट फॉर यू, बट आप खुद भी काफ़ी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टेड है तो आप खुद AI अवतार बनाइए और उसका यूज़ करिए। थैंक यू सो मच पलक भाई, आपने जो सजेशन हमारा कन्वर्सेशन के बीच में जो भी सजेशन हुए या मार्केटिंग या हमारी रिस्ट्रिक्शन के दायरे में रह के हमें क्या करना चाहिए, वो सजेशन मेरे लिए बहुत सारे टेक अवेज है आपके यहाँ से। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सुमित जी, अगला सेगमेंट ये है जहाँ पे मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में ऑडियंस को बताएं और ये एक एक्सक्लूसिव कटआउट बन जाएगा रील का जो हम आपको गिफ्ट कर सकें। तो मैं चाहूँगा कि आप इस कैमरे में देख के एक फिनिकल और सीए सुमित पोखरना की प्रोफेशनल सर्विसेज को रिप्रेजेंट करिए एंड देन विल गिव दिस वीडियो टू यू विच यू कैन यूज इट ऑन योर सोशल मीडिया एंड व्हाट्सएप चैनल्स। जैसे 2019 हमने फिनाकल की शुरुआत करी थी। फिनाकल इज़ अ फाइनेंस अकाउंटिंग लीगल फर्म। हम इसमें मार्केट लीडर बनना चाहते हैं, जिसमें हम बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वर्चुअल CFO, वर्चुअल बुक कीपिंग, रिमोट अकाउंटिंग और भी सारे कंप्लाइंसेस जो गवर्नमेंट ने डाले हैं एक बिज़नेस के लिए। वो सारी चीज़ में हमारा मेन विजन यही है कि हम टाइमली सारी चीज़ें और एक्यूरेटली सब चीज़ें कर ले, ताकि कोई भी बिजनेसमैन को उसके अकाउंट्स या फिनेंस पार्ट पे इतना सोचना नहीं पड़े, वो क्या अपने सेल्स और मार्केटिंग और प्रोडक्शन ऑपरेशंस में पूरा इन्वॉल्व होकर सारी चीज़ें कर सके। जैसे कि जाना आपने जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके रिगार्डिंग आपको कभी भी कोई भी हेल्प या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें फ्रीली कनेक्ट कर सकते हैं। वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सुमित जी, धन्यवाद। आप हमारे इस शो पे आए, आपने अपना समय दिया और बहुत सारी कॉन्वर्जेशंस हमने करी। एक CA और मार्केटिंग इन दोनों डोमेन को मर्ज करके जो अपन ने कॉन्वर्जेशन करी, इससे मार्केटिंग सीन इन सूरत को अपलिफ्ट करने में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। और मैं चाहूँगा कि इस नेक्स्ट सेगमेंट में आप हमसे शेयर करिए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस कॉन्वर्जेशन में, ओवरऑल द पलक माधवानी शो में आकर, और आपके क्या टेक अवेज थे। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू वांट इन दिस सेगमेंट। थैंक यू पलक भाई, आपने मुझे यहाँ इन्वाइट किया। मार्केटिंग में इतनी सारी चीज़ें होती जो हम कर भी सकते हैं, लाइक हमें आज तक पता नहीं था कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। आपने वो सारी गाइडेंस दी और हमें एक वो AI अवतार वाली चीज़ दी जो हम हमारे क्लाइंट्स तक पहुंचा सके और नए क्लाइंट्स को भी हम बता सके कि हम क्या कर रहे हैं। राइट। थैंक यू सो मच पलक भाई। थैंक यू सुमित भैया। जो लोग सेल्स एंड मार्केटिंग फील्ड में अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं या अपने करियर को ग्रो करना चाहते हैं, उन्हीं को हेल्प करने के लिए इस शो की फाउंडेशन रखी गई थी, द पलक माधवानी शो, अपलिफ्टिंग द मार्केटिंग सीन इन सूरत। उसी के अंदर आस्क पलक सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे मैं अपने व्यूअर्स से, अपनी ऑडियंस से कमेंट्स के द्वारा क्वेश्चंस को ले रहा हूं और उनका आंसर देके उनकी हेल्प कर रहा हूं, ऐसे जवाबों के साथ जो एक्शनेबल है, तुरंत आप अपने करियर में, प्रोफेशन में उसको अप्लाई करके नेक्स्ट डे से उसका इम्पैक्ट देख सकें। तो उसी सेगमेंट का नाम है आस्क पलक, और आज मैं कुछ सवालों को इस सेगमेंट में लेने वाला हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपके भी बिजनेस में, आपके भी करियर में वो इम्पैक्ट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सवाल आया है
ये अल्टीमेटली मार्केटिंग और सेल्स के बीच में जो लड़ाइयां होती रहती है उसकी रूट कॉज है। तो सवाल ये है, सेल्स टीम कहती है लीड्स चाहिए और मार्केटिंग टीम जब लीड्स ला के देती है तो सेल्स टीम उन्हें कॉल ही नहीं कर रही, तो ऐसे सिनेरियो में क्या किया जाए? सो एज आई सेड, सेल्स और मार्केटिंग के बीच में ब्लेम गेम होने का सबसे बड़ा रूट कॉज ये होता है, मार्केटिंग टीम लीड्स लाती है, सेल्स टीम जब कॉल करती है, सेल्स टीम को जैसी लीड्स चाहिए क्वालिफाइड वैसी मिलती नहीं है, तो मार्केटिंग टीम पे वो ब्लेम करते हैं और मार्केटिंग टीम ये कहती है कि टाइमली कॉल नहीं हो रहा है, इसलिए क्वालिफिकेशन सही से नहीं हो रहा है। और यहाँ पे दोनों में से दोनों ही गलत है, क्योंकि कोई अगर ऐसा एक्सपेक्ट करे कि 100% जो लीड्स आ रही हैं तो वो सारी की सारी क्वालिफाइड ही आएगी, तो ऐसा किसी भी दुनिया के किसी भी फनल में, किसी भी मार्केटिंग एवेन्यू में पॉसिबल ही नहीं है। लॉ ऑफ एवरेजेस हर जगह अप्लाई होता है और उसको एक्सेप्ट करके, उसको बिलीव करके ही आगे अपना स्ट्रैटेजी क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ, मार्केटिंग में ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, ऐसे टूल्स हैं जिससे हम क्वालिफाई और फिल्टर की हुई लीड्स ला सकते हैं, लेकिन 100% तो वहां पे भी नहीं आने वाली है। सो मार्केटिंग टीम का कोशिश ये होना चाहिए कि हम कितना क्वालिफाई कर सके, कितना राइट टारगेटिंग कर सके, और सेल्स टीम का कोशिश ये होना चाहिए कि उन लीड्स पे वो इमीडिएट रिस्पॉन्ड कर सके यूजिंग अवर GQNC फ्रेमवर्क, 4Q फॉर्मूला, 10 मिनट टैट रूल, फ्रेश लीड फर्स्ट प्रोटोकॉल, और मार्केटिंग टीम को रियल ऑनेस्ट ओपिनियंस दे सके ताकि दोनों मिलके इसको ऑप्टिमाइज कर सके और बिजनेस को ग्रो कर सके। सो ब्लेम गेम मत करिए, साथ में हाथ मिलाइए और अपने ग्रोथ की तरफ कदम उठाइए। अगला सवाल है कि मुझे हर बार टीम पुश करती है ट्रेंडिंग रील बनाने को, बट ब्रांड का कनेक्ट ही नहीं लगता। सर, मोमेंट मार्केटिंग और ट्रेंडिंग वीडियोस के साथ अपनी ब्रांड को जोड़ने की कोशिश करना बहुत ही अच्छा एक टेक्निक है टू गेट योर ब्रांड रीच टू द मासेस। लेकिन ये उन ब्रांड्स के लिए एप्लीकेबल है जो ATL अप्रोच से मास ब्रांडिंग करना चाहती है। ये उन ब्रांड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है जो नीश टारगेटिंग करना चाहते हैं या BTL अप्रोच से अपने सोशल मीडिया को ट्रीट करते हैं। ATL और BTL का अंतर ये होता है अबव द लाइन, और BTL होता है बिलो द लाइन। अबव द लाइन ये होता है जब आप एक बहुत लार्ज ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं बिना स्पेसिफिकली एक नीश या एक सेगमेंट में उतर के, तब आप ATL अप्रोच में जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जोमैटो है या ब्लिंकिट है, तो इनका जो टारगेट ऑडियंस है वो एक बहुत बड़ा मास है, उनके लिए कोई स्पेसिफिक नीश एक टारगेट ऑडियंस नहीं है। तो इस वजह से आप ATL अप्रोच का यूज करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचने पे आप प्रेफरेंस रखेंगे। इसलिए आप देखोगे तो जोमैटो, ब्लिंकिट या उस तरह की ब्रांड्स की जो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है वो ऐसी है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने में या वायरल होने की क्षमता रखती है। वहीं अगर हम बात करें, अगर आप एक B2B बिजनेस है या एक मैन्युफैक्चरर है या आपके लिए ही वो कंफर्टेबल नहीं है उस तरह का कंटेंट बनाना, तो मत जाइए, क्योंकि ह्यूमर जब सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता है तो वो बैड टेस्ट देता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए, टू द पॉइंट रहिए, जो आपको चाहिए वो बोलिए, और पेड एड्स का यूज करके आप राइट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। और स्ट्रैटेजिकली मैंने 12 साल में देखा है कि जब हम इस तरह की बिजनेसेस को डील करते हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट आप अपनी लीड जनरेशन कंटेंट को फोकस करके जब बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट आता है, इंस्टेड ऑफ पुटिंग unnecessary energies and efforts into capturing a trend which may not be necessarily suited to your brand. So that's how it is. So don't waste your time in moments or trends if it is not applicable to your brand. और अगर इवन इफ इट इज एप्लीकेबल टू योर ब्रांड, अगर आपके दिल से उसको कनेक्ट नहीं हो रहा है तो मत पड़िए उस तरह के ट्रेंड्स में, उस तरह के मोमेंट मार्केटिंग को कैप्चर करने में। ऐसा कोई आपका फियर ऑफ मिसिंग आउट रखने की जरूरत नहीं है कि कोई ट्रेंड आया, मोमेंट आया तो बस मैं उस पर चढ़ जाऊँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो अगले कुछ सवाल जो हैं वो काफ़ी हद तक इंटरकनेक्टेड है, तो मैं 3 सवाल जो आए हैं मुझे वो एक साथ आपके सामने रखूंगा और फिर उसके जवाब दूंगा। पहला सवाल है कि बिजनेस ग्रो हो रहा है पर अब डाउट ये है कि मार्केटिंग टीम इन हाउस रखे या आउटसोर्स करे। फिर दूसरा सवाल है, मार्केटिंग टीम बनाने में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि सही टैलेंट ही नहीं मिलता, क्या हायरिंग क्रिएटिव्स होने चाहिए या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए या क्या अलग सोचना चाहिए। और तीसरा सवाल ये है कि हमारे टीम मेंबर्स टेक्निकली स्ट्रांग है पर इनिशिएटिव नहीं लेते, क्या ओनरशिप दी जा सकती है या ट्रेनिंग दी जा सकती है जिससे ओनरशिप आए और हायरिंग ही अलग करनी चाहिए। सो मैं इन सवालों के जवाब को एक साथ फ्रेम करके दूंगा आपको। सबसे पहले हम कवर करते हैं सबसे बड़ा सवाल, इन हाउस वर्सेस आउटसोर्स। तो आप एक चीज समझिए, आपके बिजनेस का स्केल जिस हिसाब से है और उसमें आपका मार्केटिंग एवेन्यू क्या इम्पैक्ट करता है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप
इन हाउस करेंगे काम या आउटसोर्स करेंगे। तो इन हाउस करना, आउटसोर्स करने का कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट थंब रूल नहीं है कि ऐसा है तो इन हाउस करिए, वैसा है तो आउटसोर्स करिए। आपके ऊपर है कि आपके पास कैसा टैलेंट अट्रैक्ट होके आ रहा है, उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं कि कितना काम आप इन हाउस रखेंगे और कितना काम आउटसोर्स करेंगे। तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि हम इन हाउस करें या आउटसोर्स करें, सवाल ये होना चाहिए कि हम कितना और क्या इन हाउस करें और कितना और क्या आउटसोर्स करें। इस बेसिस पे जब आप अपने सवालों को फ्रेम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी क्या चीज़ आपके लिए ज़्यादा सही है। तो से फॉर एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन करना, सोशल मीडिया पे पब्लिशिंग करना, इसके लिए आप एक इन हाउस टीम मेंबर को लीजिए अगर आप एक मिड साइज ऑफ बिजनेस है। और जो हाई क्वालिटी प्रीमियम कंटेंट बनाना है उसके लिए प्रीमियम स्ट्रैटेजिक ड्रिवन वीडियो प्रोडक्शन कर सके ऐसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या प्रोडक्शन हाउस को हायर करिए। और उसके बाद अगर आपका एड स्पेंड्स एटलीस्ट 1 लाख रुपए के ऊपर है तो अभी फॉर नाउ आई वुड रिकमेंड कि आप उसका परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी आउटसोर्स करिए एक ऐसे प्रोफेशनल के पास जो ऑलरेडी इस तरह के एड स्पेंड्स में बहुत सारी ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं, ताकि उस लर्निंग को वो आपकी लर्निंग के साथ मैच कर दे सके। और फिर भी देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु बिलीव कि नहीं हम ये इन हाउस करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए एप्लीकेबल है जो खुद अपने आप इस फील्ड में इतनी रुचि रखते हैं कि वो अपने आप को उसमें डेवलप कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं। तब आप उसको इन हाउस रखें एज द लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप मार्केटिंग को खुद अपने हाथ में रख के करना चाहते हैं, तब आप उसको इन हाउस रखें, देन इट मेक्स मोर स्ट्रैटेजिकली राइट अप्रोच। अब अगर हम बात करते हैं जब आप इन हाउस टीम में लोगों को हायर कर रहे हैं, तब लोगों में या तो हायरिंग में ही आपको चैलेंज आ रहा है, और जो हायर हो चुके हैं उसमें ओनरशिप में आपको चैलेंज आ रहा है। तो यहाँ 2 पहलू है। सबसे पहले हायरिंग को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे क्रिएटिविटी और कुछ नया करना की थर्स्ट होती है लोगों को। अगर आप लोगों को ये प्रोवाइड कर सकते हैं आपकी संस्था में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो आपके पास अट्रैक्ट होके आएंगे। लेकिन अगर आपकी संस्था में ऐसी कल्चर, ऐसी प्लेटफॉर्म या ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो यू विल डेफिनेटली स्ट्रगल इन नॉट जस्ट एक्वायरिंग मार्केटिंग HR बट ऑल्सो इन अदर डोमेन्स। सो आपको इन जनरल ही एक ऐसा कल्चर बनाना होगा। ज़्यादातर ये कल्चर आपके खुद के कोर बिजनेस में बनाने में ज़्यादा आप कंफर्टेबल रहेंगे और एफिशिएंट रहेंगे, तो वहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं। और अगर मार्केटिंग के लिए आपको लग रहा है कि वैसा कल्चर नहीं बन पा रहा है, तो सिंपली उसको आप आउटसोर्स कर सकते हैं या ऐसा कल्चर बनाने पे फोकस कर सकते हैं। तीसरी बात, जो सवाल ये था कि जो लोग आ रहे हैं वो ओनरशिप नहीं ले रहे हैं, इसका सबसे बड़ा रूट कॉज ये होता है ओनरशिप तब नहीं लेते हैं लोग जब उनको रिकग्निशन नहीं मिलता है, जब उनको उनके काम का एप्रिसिएशन नहीं मिलता है। अगर कोई व्यक्ति आपकी टीम में अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना और उसको आगे एनकरेज करके नया प्लेटफॉर्म देना, ये देना बहुत ज़रूरी होगा। तभी वो ओनरशिप आएगी, तभी वो कमिटमेंट आएगा, तभी वो एनर्जीज आएगी। तो दैट्स हाउ आई पुट इट। ऐसे ही और सारे सवाल अगर आपके आ रहे हैं, कोई भी सवाल आपके इस तरह के आ रहे हैं, तो आप कमेंट में उनको रख सकते हैं और हम उन्हें आपको आंसर करेंगे इस सेगमेंट में जिसका नाम है आस्क पलक।